Good morning, dear students. Welcome all of you in the channel Easy Life by Nisha Arora. Today we are going to discuss about Sarojini Naidu, who is a very great personality. She is such a great personality of India. We have heard so many things about her, but today we are going to discuss about her, not about her literary work, but also as a political activist. We know her very well. So start with Sarojini Naidu. First of all, you are seeing the picture of Sarojini Naidu, whose lifespan is 1879 to 1949. ठीक है, ये इनका लाइफ पीरियड है 1879 से 1949 तक। और ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनके बारे में आप जितना ज़्यादा पढ़ते हैं आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है, क्योंकि जिस टाइम पे एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और एज अ राइटर इन्होंने ग्रो किया है, उस टाइम पे इंडिया की जो कंटेम्प्रेरी जो सिचुएशन थी उसमें विमेन का इतना आगे आकर काम करना पॉसिबल ही नहीं था। बट जस्ट बिकॉज कि इनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत हाई प्रोफाइल थी। इनके जो फादर साहब हैं, इनकी जो मदर हैं या इनके जो सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं, वो सब इतने एजुकेटेड थे, इतने ज़्यादा अपने अपने फील्ड में क्रिएटिव थे कि इनका इतना बढ़ चढ़कर आगे आना, इतना विमेंस के लिए काम करना, खुद की पर्सनालिटी को ग्रो करना बहुत अच्छे से इन्होंने किया है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं। ये इनकी कुछ पिक्चर्स हैं जो मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी इनके बारे में, कि देखना आप इनकी पर्सनालिटी कितनी ग्रो शाइन करती है। लेट वी टॉक अबाउट हर सरोजनी नायडू का जो बर्थ पीरियड है, जो टाइम है वो है 13 Feb 1879 को, और इनका जो डिमाइस होता है वो 2 मार्च 1949 को होता है। शी वॉज एन इंडियन independence activist and poet. She was born in a Bengali Hindu family of Hyderabad and was educated in Chennai, London and Cambridge. सिंपल सी बात है कि इनका जो ग्रो अप जिस फैमिली बैकग्राउंड में ये रहती हैं वो बंगाली हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हैं, हैदराबाद के। और इनकी जो एजुकेशन है वो मोस्टली चेन्नई में होती है। फिर इनको लंदन जाने का मौका मिलता है किंग्स कॉलेज में, और फिर कैम्ब्रिज के गेटन कॉलेज से भी ये अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। एक और चीज़ है, शी टुक पार्ट इन इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट, became a follower of Mahatma Gandhi and fought for the attainment of Swaraj and independence. बहुत सारी ऐसी जो पर्सनालिटीज़ थी जो इंडिया के लिए फ्रीडम के लिए फ़ाइट कर रही थी, तो उनमें से ये भी एक है जिन्होंने महात्मा गांधी को ज्वाइन किया था। नॉट ओनली महात्मा गांधी को, ये गोपाल कृष्ण गोखले से भी मिलती हैं, ये जवाहरलाल नेहरू के कांटेक्ट में भी आती हैं। और महात्मा गांधी का जो इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड में था, तो ऑब्वियस है कि इन्होंने उनके साथ भी काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है, वुमेन्स के लिए काम किया है, घर घर जाकर, गांव गांव जाकर लोगों को, लेडीज़ को अवेयर किया है, फ्रीडम के लिए अवेयर किया है, उनके फिजिकल हाइजीन, मेंटल हाइजीन के लिए भी उनको फिजिकल हाइजीन के लिए भी उनको प्रिपेयर किया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको वहाँ पर उन्होंने सिखाई हैं, बताई हैं। शी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड लेटर शी वॉज अपॉइंटेड टू द गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस। नाउ वी नो दैट यूपी, उत्तर प्रदेश है ना। शी इज़ नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी इन्हें नाइटिंगेल कहते थे बिकॉज शी सेंग वेरी वेल। शी सिंग वेरी वेल, बहुत अच्छा गाती है। और इनकी जो पोइट्री हम आगे पढ़ते हैं वो बेसिकली लिरिकल पोइट्री ही है। शी इज़ ऑल्सो ए नोटेड पोइट, बहुत अच्छी इन्होंने पोइट्री लिखी है। और इनके बारे में ख़ास बात आ जाती है, जब ये बहुत छोटी थी, एट द एज ऑफ 12, इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में एक माहिर मुनीर नाम से एक इन्होंने प्ले लिख दिया था, अबाउट 1300 लाइन्स का। तो इनके फादर साहब इसको देखकर इतना एस्टोनिश्ड हुए थे। वो चाहते थे कि ये मैथ्स में ग्रो करें, आगे अच्छी से और ज़्यादा पढ़ाई करें, बट इनका जो इंटरेस्ट था वो उनको देखकर, इनकी एक नोटबुक को देखकर हैरान रह जाते हैं जब माहिर मुनीर नाम का ये प्ले लिख देती हैं। और फिर ये क्या करते हैं, जो हैदराबाद के जो नवाब होते हैं वहाँ पर उनको भी ये डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। मतलब काफ़ी एरिस्टोक्रेटेड फैमिली थी, तो ये उसकी कॉपीज़ करवा के डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। और ऐसे ही जो हैदराबाद के जो निज़ाम है, जो उनके मतलब कांटेक्ट में वो जब आता है प्ले किया हुआ जो इन्होंने लिखती हैं, तो बड़ा उससे प्रभावित होते हैं। और फिर ये आगे के लिए इनको भेजते हैं बाहर, यानी लंदन भेजते हैं किंग्स कॉलेज में स्टडी करने के लिए। अब कुछ ऐसे ऐसे फैक्ट्स हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो हम शुरू करते हैं इनके बारे में। सॉरी,
इनका जो बर्थ है वो 13 Feb 1879 को होता है। ये एक बंगाली हिंदू फैमिली में होती हैं एज सरोजनी चट्टोपाध्याय। ध्यान रखिएगा इनका जो सरनेम है बेसिकली वो चट्टोपाध्याय है ना, पेरेंटल साइड से। हैदराबाद में होता है, ब्रिटिश इंडिया का टाइम था उस टाइम पे। डेथ जो होती है वो 2 मार्च लखनऊ में होती है। ये गवर्नमेंट हाउस ऑफ लखनऊ है। और ड्यू टू कार्डिक अरेस्ट इनको हार्ट अटैक आता है, जहाँ पर इनके ऑफिस में ही डेथ हो जाती है। काफ़ी बीमार चल रही होती है लेकिन ये रेस्ट नहीं करती हैं। इनको कहा जाता है कि आप रेस्ट करो, बट ये अपने काम को इतना फोकस करती हैं तो ये रेस्ट नहीं करती है। हॉस्पिटल से जब इनको छुट्टी मिलती है तो वो तुरंत आ जाती हैं काम पे। पॉलिटिकल पार्टी इनके बारे में पूछा जा सकता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, हालांकि लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं होगा। फिर इनके बात करते हैं स्पाउस के बारे में, इनके हस्बैंड के बारे में। ये है पेडीपट्टी गोविंदा राजुलू नायडू। ये एक फिजिशियन थे। देखिए ये नायडू है और ये जो नायडू सरनेम है इनको इनकी शादी के बाद ही मिलता है। बहुत छोटी मतलब जब ये वहाँ होती है गार्डन्स कॉलेज में होती हैं कैम्ब्रिज में, वहाँ पे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में एट द एज ऑफ 19 ये बहुत जल्दी मतलब इनके कांटेक्ट में आती है और इनसे इनकी लव मैरिज होती है। तो आप सोच सकते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज करना आज के टाइम में भी इतना पॉसिबल नहीं है, बहुत कन्विंस करना पड़ता है, बहुत इश्यूज हो जाते हैं। तो ये 19 सेंचुरी का जो पीरियड था उस टाइम पे इन्होंने मतलब लव मैरिज करी थी, इंटरकास्ट मैरिज करी थी। लेकिन फिर भी इनकी दोनों फैमिलीज जो हैं, यानी कि जो इनके हस्बैंड है इनकी फैमिली और इनकी खुद की जो फैमिली है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं। और आप देख सकते हैं कि जस्ट बिकॉज दे वर हाईली क्वालिफाइड, है ना, तो उन्होंने अपनी एजुकेशन को, अपने स्टेटस को मैटर किया है, ना कि कास्ट को इन्होंने रिकॉग्नाइज ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर इनकी लव मैरिज होती है, जो एक फिजिशियन होते हैं और इनके बच्चे होते हैं 4, जिसमें जयसूर्या है, पद्मजा है, रणधीर है और लीलामणि है। ठीक है, अब ये जो पद्मजा है ये भी एक बहुत नोटेड पोइट है और ये राज्यपाल भी रहती हैं वेस्ट बंगाल की। इनके बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे। और अभी इनका जिक्र क्यों मैं कर रही हूँ, क्योंकि सरोजनी नायडू का जो जितनी भी जो क्रिएशंस है जो इन्होंने अपनी एट द एज ऑफ 12 से स्टार्ट किया था, ये बाद तक भी लिखती रही हैं। लेकिन पद्मजा के बारे में पद्मजा नायडू का जिक्र इसलिए आता है क्योंकि जब सरोजनी नायडू की डेथ हो जाती है तो उनकी कुछ जो 1-2 बुक्स होती हैं, जो उनकी पोइट्री होती है, उसको इनकी डेथ के बाद पद्मजा ही पब्लिश करवाती है। ठीक है, तो हम उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पद्मजा के बारे में हमने इसलिए बात की। अब हम बात करते हैं इनके सरोजनी नायडू के पेरेंट्स की। इनके जो फादर हैं मिस्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय, ये इनके जो फादर हैं ये हाईली क्वालिफाइड होते हैं। ठीक है, ये डॉक्टरेट होते हैं, डॉक्टरेट ऑफ साइंस फ्रॉम एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी, और ये सेटल्ड होते हैं कहाँ पर आकर, हैदराबाद में, जहाँ पर ये एडमिनिस्ट्रेट करते हैं हैदराबाद कॉलेज में। ठीक है, यानी कि इनके फादर साहब भी बाहर से पढ़कर आए हुए हैं। आप सोच सकते हैं कि अगर इस टाइम पे हम देख रहे हैं 18th सेंचुरी के टाइम पे, 19th सेंचुरी के टाइम पे जो भी अगर हाईली क्वालिफाइड हैं तो वो सारे आउट ऑफ कंट्री यानी अब्रॉड से, इंग्लैंड से ही मोस्टली पढ़कर आए हुए हैं और जो यहाँ पर आकर सेटल्ड होते हैं। ठीक है, तो इनके जो फादर हैं अघोरनाथ चट्टोपाध्याय, ये भी डॉक्टरेट ऑफ साइंस होते हैं फ्रॉम एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी, जो सेटल्ड होते हैं हैदराबाद में, जहाँ पर ये एडमिनिस्ट्रेट करते हैं हैदराबाद कॉलेज को। और इनकी जो मदर है ये है बर्द सुंदरी देवी, और शी वॉज ऑल्सो ए पोइट एंड यूज टू राइट इन बंगाली। इनकी जो मदर है बर्द सुंदरी देवी, ये भी एक पोइट होती हैं और मोस्टली बंगाली में ही लिखती हैं। अब हम इनके बात करते हैं अल्मा मैटर यानी कि इनकी एजुकेशन के बारे में। स्टार्ट ऑफ एजुकेशन जो है इनकी यही मद्रास में होती है, चेन्नई जिसे आजकल कहा जाता है। उसके बाद ये किंग्स कॉलेज लंदन में पढ़ने जाती हैं और गार्डन कॉलेज कैम्ब्रिज में भी पढ़ती हैं। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो हैदराबाद के जो निज़ाम होते हैं 1895 में, लेट वी टॉक, क्योंकि ये किंग्स कॉलेज और गार्डन कॉलेज में इनको पढ़ने का मौका कैसे मिलता है। चलो पहले एक और चीज़ बात कर लेते हैं, इसके बाद में बात करते हैं। शी वॉज द एल्डेस्ट ऑफ 8 सिबलिंग्स, यानी कि सरोजनी नायडू जो है वो अपने 8 भाई बहनों में सबसे बड़ी होती हैं। इनके जो ब्रदर है वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय वॉज ऑल्सो ए रिवोल्यूशनरी, वो भी एक क्रांतिकारी थे, है ना। एंड अनदर ब्रदर हरिंद्रनाथ वॉज अ पोइट एंड ड्रामेटिस्ट एंड एक्टर। इनका जो दूसरा भाई है हरिंद्रनाथ, वो भी बहुत बड़ा पोइट, बहुत बड़ा ड्रामेटिस्ट एंड एक्टर होते हैं। इनकी बहन है सोनालिनी देवी, ये एक डांसर और एक्ट्रेस होती है। ठीक है, इसी तरह से सरोजनी नायडू जो है वो अपनी जो मैट्रिकुलेशन है वो पास करती हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से, चेन्नई से करती हैं। और उसके बाद में कुछ टाइम के लिए ये एक छोटा सा ब्रेक लेती हैं स्टडीज़ से,
और 1895 में जो निज़ाम है, निज़ाम का जो एक चैरिटेबल ट्रस्ट होता है, निज़ाम का नाम मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ आपको। यहाँ पे जो 6th निज़ाम है, मीर महबूब अली खान, ये उस टाइम पे निज़ाम होते हैं, कहाँ के, हैदराबाद के। तो ये उस माहिर मुनीर जो प्ले है, जिनको ये पढ़ने का मौका मिलता है इनके द्वारा लिखे हुए को, तो ये जब उससे पढ़ते हैं तो बड़ा प्रभावित होते हैं और उनको लगता है कि ये लड़की तो बड़ी इंटेलिजेंट है, इसको तो बहुत आगे मतलब ये ग्रो कर सकती है लाइफ में। तो ये अली जो महबूब अली खान है, मीर महबूब अली खान जो निज़ाम है, 6th निज़ाम है, 1895 में इसे मौका देते हैं। शी वॉज गिवन ए चांस बाय द निज़ाम टू स्टडी इन इंग्लैंड, फर्स्ट एट किंग्स कॉलेज लंदन एंड लेटर एट गार्टन कॉलेज कैम्ब्रिज। इनको वहाँ पर पढ़ने का मौका मिलता है और उसके बाद में ये पेद्दीपति गोविंदराजुलु नायडू से मिलती हैं, फिजिशियन होते हैं, और 19 की एज में ये अपनी ऑलमोस्ट स्टडीज़ इनकी कंप्लीट हो चुकी होती है, डिग्री नहीं ले पाती हैं ये। उसके बाद ये उनसे शादी कर लेती हैं। एट दैट टाइम इंटरकास्ट मैरिज was not as common as they are today, but both their families were agreed on this marriage proposal। ये हम बात कर चुके हैं कि मैरिज प्रपोजल पे इनकी फैमिलीज एग्री हो गई थी, तो कोई बड़ा इशू क्रिएट नहीं हुआ था। और अगर हम इनके बात करें अब इनकी ऑक्यूपेशन की, इनका जो मेन काम था वो क्या था, सरोजनी नायडू एक पैट्रियट भी थी, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थी और एक पोइट भी थी, बहुत ही अच्छी पोइट थी। और इनके बारे में हम छोटी छोटी चीज़ें आगे भी डिस्कस करेंगे, मैंने पॉइंट्स मेंशन किए वैसे। शी वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ द स्टेट यूपी सून आफ्टर इंडिपेंडेंस। 1947 में और 49 में इनको गवर्नर नियुक्त किया गया था, यूपी जो आजकल जिसे हम यूपी जानते हैं, ठीक है, उसका इनको बनाया गया था। और नायडू जो है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट्स जो थे उस टाइम पे चल रहे थे, उनको भी ये ज्वाइन करती हैं। एक और चीज़ होती है कि 1905 में 1905 में बंगाल का जो विभाजन होता है उससे ये बड़ा आहत होती हैं। और उसके बाद में इनके मन में जो है ना, जो ब्रिटिश जो क्राउनशिप जो चल रही थी, ब्रिटिश जो राज चल रहा था, उसके प्रति इनके मन में बड़ा खिन्नता के भाव आ जाते हैं और ये उनसे बिल्कुल कट जाती हैं और उन अपने आप को खुलकर सामने लाती हैं, अपने एंगर को शो करती हैं और काफ़ी ज़्यादा काम वो करती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं निक नेम इनको जो दिया गया है, भारत की बुलबुल या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। ठीक है, और अब इनके बारे में और चीज़ें आ जाती हैं। क्या है, इनका राइटिंग करियर जो है वो ऑब्वियस है कि इन्होंने इंग्लिश में ही लिखा है। लिरिकल पोइट्री इनका जो जैनर था वो ज़्यादातर था, बाकी इन्हें कई तरह की लैंग्वेज के बारे में नॉलेज था। जैसे ये पर्सियन जानती थी, है ना, इनको बंगाली आती थी, ठीक है, इनको तेलुगु लैंग्वेज भी आती थी, इंग्लिश में इनका लिखने का था, है ना, ठीक है, इंग्लिश में ये लिखती थी, इंग्लिश में लिखती थी, ठीक है, हिंदी भी इनको आती थी। तो ये मल्टी लैंग्वेज पर्सनालिटी थी जो काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस को जानती थी और इसीलिए इनका जो लोगों के साथ जो कनेक्शन था वो बड़ा इजीली इस्टेब्लिश हो जाता था, क्योंकि वे उनके साथ कंफर्टली बात कर पाती थी किसी के साथ भी। ठीक है, अभी हमने बात की थी कि शी वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ स्टेट यूपी सून आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड शी जॉइन द नेशनल मूवमेंट इन द वेक ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। अब हम बात करते हैं इनके नोटेबल अवार्ड्स की। नोटेबल अवार्ड में अगर इनको कुछ मिला है तो वो है केसरे हिंद मेडल दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जब इन्होंने काम किया था। इंडिया में प्लेग एपिडेमिक हुआ था, यानी प्लेग की महामारी फैली थी और उस टाइम पे इन्होंने लोगों में इतनी अवेयरनेस क्रिएट की थी, लोगों को बहुत सारी ज़्यादा मतलब बहुत अच्छे तरीके से इनकी केयर की थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको रिवॉर्ड दिया था केसरे हिंद का, जो कि इन्होंने लौटा दिया था कब, 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जब होता है तो उसके बाद ये उस अवार्ड को रिटर्न कर देती हैं, नहीं रखती हैं। इसके अलावा अगर नोटेबल अवार्ड अगर कोई चीज़ आती है तो गूगल जो है वो इनकी 135th बर्थ एनिवर्सरी जब आती है तो उसके लिए एक डूडल प्ले बनाता है और इनको ट्रिब्यूट पे करता है। और नायडू जो है वो लिस्टेड की जाती हैं अमंग 150 लीडिंग वुमेन बाय यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन इन यूके 2018। 2018 में लंदन में जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन जो है उनमें उन्होंने एक लिस्ट जारी की थी पूरे वर्ल्ड में जो 150 लेडीज़ हैं, प्रोमिनेंट है, लीडरशिप में है या बहुत
हैविंग अ ग्रेट पर्सनालिटी, तो उसमें इनको इंक्लूड किया गया था। एक और बहुत अच्छी चीज़ इनके बारे में आती है कि अभी हाल ही थोड़ा टाइम पहले ही 2019 में यानी कि 2019 में, यानी कि एक एस्ट्रॉइड है 5647, एस्ट्रॉइड 5647 को सरोजनी नायडू का नाम दिया गया है, जिसे डिस्कवर किया था किसने? एलेनोर हेलिन ने 1990 में। 1990 में एक एस्ट्रॉइड को डिस्कवर किया था एलेनोर हेलिन ने, और उसके बाद में 1990 में जो इस एस्ट्रॉइड को डिस्कवर करने के बाद में सरोजनी नायडू की मेमोरी में इनकी जो ऑफिशियल जो एक माइनर प्लैनेट सेंटर है, यानी जो छोटे ग्रहों को ढूंढने वाला जो एक संस्था है, वो एक सर्टिफिकेट जारी करती है। उन्होंने ऑफिशियली इस नेम को ऑथराइज्ड किया है, जारी किया है 2019 में। तो ये जो एस्ट्रॉइड है इसको डिस्कवर तो 1990 में किया गया है, लेकिन इसका जो ऑफिशियल नेम जो है वो सरोजनी नायडू के नाम पे कब दिया गया है? जब इसका जो जर्नल है माइनर प्लैनेट सेंटर, इनकी ऑफिशियल साइट पे डॉक्यूमेंटेशन जब इसका किया गया, ऑफिशियल नेम जो दिया गया सरोजनी नायडू, ये 2090 में दिया गया है, 19 में, ठीक है, 2019 में इस नाम को दिया गया है। अब हम बात करते हैं नोटेबल वर्क्स की, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले इनकी जो बुक आ जाती है, माहिर मुनीर तो बहुत ज़्यादा छोटी एज में इन्होंने लिख दी थी, लेकिन इनका जो एक जो पोइटिक वॉल्यूम है वो है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, जो लंदन पब्लिकेशन के द्वारा ही जारी किया गया था, प्रिंट किया गया था। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये पोइटिक कलेक्शंस हैं सारे। द बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग, और फिर है 1970 में 17 में द ब्रोकन विंग, सॉन्ग्स ऑफ लव, डेथ एंड द स्प्रिंग। उसके बाद है द सॉन्ग ऑफ प्लैंक्टन बेरर्स, प्लैंक्टन बेरर्स, ठीक है। और उसके बाद में है द स्पीचेस एंड राइटिंग्स ऑफ सरोजनी नायडू, ये 1920 में आया। और एक और आता है 1922 में मोहम्मद अली जिन्ना एंड एम्बेसडर ऑफ यूनिटी, हिज स्पीचेस एंड राइटिंग। देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना से भी इनका काफ़ी अच्छा कनेक्शन रहा है। इन्हीं का नहीं, इनके फैमिली टर्म्स भी बहुत अच्छे रहे, और आगे जाके अगर हम पढ़ें या अगर आप कभी गूगल सर्च करें तो आपको पता लगेगा कि मोहम्मद अली जिन्ना की जो बेटी थी वो और इनकी जो बेटी है पद्मजा, वो भी आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना की जो बेटी हैं, उनकी अभी रिसेंटली कुछ 2019 में या 2018 में ही डेथ हुई है अभी, एट द एज ऑफ 98 ईयर्स। मोहम्मद अली जिन्ना की एक ही बेटी थी, और उनसे ज़्यादा कनेक्शन नहीं रहा था इनका। तो ये इनकी अभी डेथ हुई है। तो पद्मजा जो है वो भी इनकी बहुत अच्छी फ्रेंड रही हैं। तो ये एक मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर भी, एन एम्बेसडर ऑफ यूनिटी, ही स्पीचेस एंड राइटिंग, ये एक बहुत अच्छी बुक जो है इनके ऊपर इन्होंने सरोजनी नायडू ने लिखी है। फिर उसके बाद में आता है द स्क्रिप्टेड फ्लूट, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, और एक और आता है द फेदर ऑफ डॉन। ये एडिटेड की थी किसने? पद्मजा ने, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी कि पद्मजा जो है वो इनकी डेथ के बाद में द फेदर ऑफ डॉन बुक को पब्लिश करवाती हैं, ठीक है। एक इनकी जो बुक है द इंडियन वीवर्स, इसके बारे में हमने नाम नहीं लिखा है। द फेदर ऑफ डॉन में ही ये पोइम जो है 1971 में हमें पढ़ने को मिलती है, द इंडियन वीवर्स, द इंडियन वीवर्स में फेदर्स ऑफ डॉन आती है 1971 में। इंडियन वीवर्स है जिसमें 3 स्टेजेस को ह्यूमन लाइफ डिस्क्राइब किया गया है, चाइल्डहुड, यूथ एंड ओल्ड एज को। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें हैं इनके बारे में, वो भी हम बात कर लेते हैं। she also helped to establish the Women's Indian Association WIA in 1917। 1917 में ये वुमेन इंडियन एसोसिएशन की भी इस्टेब्लिश करने में जो फाउंडेशन है उसको सेटअप करने में इनकी हेल्प करती हैं जो फाउंडर मेंबर्स हैं इनकी। और 1925 में नायडू जो है वो प्रिसाइड करती हैं ओवर टू एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टू कानपुर। कानपुर का जो कांग्रेस का नेशनल जो एनुअल सेशन होता है उसमें भी ये पार्ट लेती हैं। और इसके साथ साथ 1929 में भी इनको ईस्ट अफ्रीकन इंडियन कांग्रेस जो साउथ अफ्रीका में हेल्ड किया जाता है वहाँ पर भी ये पार्ट लेती हैं। और केसरी इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ये अवार्ड देती है प्लेग एपिडेमिक जो होता है इंडिया में, लेकिन ये उसको रिटर्न कर देती है 1919 में।
जलियांवाला मास्कर जो होता है। और उसके बाद में 1931 में ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होती है, उसमें ये महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय के साथ में पार्ट लेती हैं। ये देखिए, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 1879 से 1914 का इनका जो लाइफ स्पैन होता है, उसके ऊपर इनके ऊपर 15 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया जाता है। ये इनकी कुछ पिक्चर्स हैं, देखिए इसमें ये जेल नेहरू जी से मिल रही हैं। बहुत ही ख़ास शख्सियत है, महात्मा गांधी जी के साथ है। ये जब पिक्चर्स हैं इनकी नेशनल मूवमेंट्स में ये पार्ट लेती हैं तब की, है ना। चैनल को लाइक से शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए यहाँ पे भी ये MK गांधी जी के साथ में है, तो ये उनके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चली हैं। ये इनकी बेटी है पद्मजा, जिनके बारे में हमने बात की थी। तो आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए चैनल के साथ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।